हम पढ़ रहे हैं BHDLA 135 की यूनिट 3। हालांकि हम ये यूनिट कर चुके हैं, लेकिन आज एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि यहाँ से मैम 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन क्या आ चुका है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं वाणिज्य से ही रिलेटेड कि वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्र बताइए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, ये देखिए वाणिज्य और व्यापार, यहाँ पर आपके पेपर में दिया हुआ है वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्र बताइए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो 10 नंबर की टिप्पणी आई है कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग, और तीसरा जो इस यूनिट से क्वेश्चन आया है वो विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग पर आया है। तो ये तो बात तय है कि हिंदी के जो विविध प्रयोग हैं और उसके जो पॉइंट हैं 7-8 पॉइंट हैं कि बैंकों में प्रयोग होती है, विधि के क्षेत्र में होती है और अन्य क्षेत्रों में होती है, वाणिज्य में, व्यापार में, इनमें से किसी एक पर टिप्पणी तो आ ही सकती है 10 नंबर की। तो इसी बात को हम देखते हुए ये क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में ऐड होगा कि बैंकों में कि हिंदी के जो प्रयोग हैं विविध क्षेत्रों में वो कौन कौन से हैं। तो उन विविध क्षेत्रों में से ही एक प्रयोग है वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। तो आइए आज हम ये कवर करते हैं। तो बेटा मैंने बताया जैसा कि क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। अब हम आंसर हम कैसे अटेम्प्ट करें कि जो है अच्छे मार्क्स आ जाएं, या हम खुद सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ मेरा ये आंसर बहुत अच्छा लिखा है। तो सबसे पहले तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने से पहले जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे तो खुला खुला लिखेंगे आंसर नंबर 2 या आंसर नंबर 3 जो भी क्वेश्चन है आपका, और एक लाइन छोड़ के आप हेडिंग डालेंगे क्या, भूमिका की। तो भूमिका में देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्र बताइए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। वाणिज्य के क्षेत्र में आपने बताने हैं कि हिंदी के जो विविध प्रयोग होते हैं वाणिज्य के क्षेत्र में, उन वाणिज्य के क्षेत्र में जो विविध प्रयोग होते हैं वे क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए वाणिज्य का मतलब क्या है। वाणिज्य का मतलब अगर हम कहें अंग्रेजी में तो वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स यानी कॉमर्स के क्षेत्र में या वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। और वाणिज्य और व्यापार जब हम बात करते हैं, चाहे वाणिज्य और व्यापार हेडिंग आए या चाहे वाणिज्य आए या व्यापार आए, तो आपका आंसर एक ही होगा। मैं तो ये कहूँगी अगर आपका आता है ना बैंकों में हिंदी का प्रयोग तो भी आप यही आंसर लिखिए। देखो देखो वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है। कॉमर्स मीन्स कि जो लेन देन होता है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें लेन देन होता है, जिसमें व्यापार की क्रिया होती है। देखिए व्यापार क्या होता है, व्यापार में यही होता है ना कि हम किसी को कुछ देते हैं और उससे बदले में कुछ ले लेते हैं। आप अपने घर बैठे बैठे आज की डेट में फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे जो है एक पिज़्ज़ा चाहिए या एक बर्गर चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, वो भी तो व्यापार हो रहा है ना। तो जो आज की जो रिसेंटली जो व्यापार होता है, कैसे होता है, कैसे वाणिज्य और व्यापार होता है, उसको भी आप ऐड कीजिए अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन के आंसर में। तो बेटा आपको स्टार्ट कैसे करना है आंसर, सबसे पहले आपको लिखनी है भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे, देखिए इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी भूमिका, एक भूमिका ये कॉमन है सबके लिए, सारे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ पिछली यूनिट में, पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, क्या समझते हैं आप प्रयोजन मूलक हिंदी से। ठीक है, फिर आप बताओगे कि अनेक क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंकों में हिंदी का प्रयोग, व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, विधि के क्षेत्र में। ऊपर जो पिछले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे बता रखे हैं कि इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होता है। तो आप वो लिख देंगे सारे कि इन अनेक क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग आज किया जाता है और निम्नलिखित क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो इस तरह से बेटा आपकी पूरी एक शीट भर जाएगी इसमें। ठीक है, 6 से 7 लाइनों में आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद लिखोगे कि निम्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो आपकी एक शीट इसमें भर जाएगी।
जो सेकंड पैराग्राफ ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ, मीन्स भूमिका। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा, ये मैं रब कर देती हूँ। सेकंड पैराग्राफ देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किया है, आप ले सकते हैं ये इंट्रोडक्शन में, सभी के इंट्रोडक्शन में इस यूनिट से जो क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, यहाँ से आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ये रहा एनपी का मतलब है न्यू पैराग्राफ। औद्योगिक प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में हिंदी में भी अंग्रेजी शब्दावली का भरपूर समावेश हो रहा है। थोड़ा सा शब्दों में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप बता देंगे कि देखो, आप ये जो शब्द हैं ये देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। जब आप बैंक जाते हैं, बहिया, लेन देन, बीजक, इन ऐसे शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे। जो चेकबुक होती है वहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा होता है। आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म होता है वहाँ पर भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है, और वहाँ पर हिंदी में जो शब्द दिए होते हैं वही शब्द उठा के हमें यहाँ पर प्रयोग करने हैं कि बैंकों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हिंदी से लिए गए हैं, कुछ शब्द अंग्रेजी से एज इट इज़ हमारी भाषा हिंदी में आ गए हैं, जिनका प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है और उन अंग्रेजी शब्दों को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे कैश, ठीक है, कैश जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसी को हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, रुपया, ठीक है, रुपया तो हिंदी का है, और रोकड़ भी लिखा होता है, आप देखिएगा इन फॉर्म्स में। और बही खाता, बीजक, बिल, रिकॉर्ड, हस्तांतरित, ये ऐसे शब्द लिखे होते हैं। तो इसका आप प्रयोग, जब ये हेडिंग आएगी कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बताइए, तो इन शब्दों का हवाला देते हुए आप बताएंगे कि ये देखिए इतने सारे शब्द हैं जो कि बैंकों में या वाणिज्य के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है नया जो एग्जाम्पल दें, आप जो उस पैरे को जो अंत करेंगे सेकंड पैराग्राफ का, वो आप करेंगे अगर आपको ऐसी कोई हेडिंग याद है तो। जैसे शेयर मार्केटों में भी या सर्राफा बाज़ार में भी एक अलग प्रकार की हिंदी की शब्दावली होती है। शब्दावली यानी शब्द होते हैं, अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन अलग प्रकार के शब्दों को ही आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए सर्राफा बाज़ार क्या होता है बेटा? सर्राफा बाज़ार होता है जहाँ पर सोने चांदी की बात की जाती है, आभूषणों की बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सर्राफा बाज़ार। ठीक है, ये हम अपनी मेन हेडिंग में प्रयोग करेंगे एज ए पॉइंट। ठीक है, और शेयर मार्केट का तो आप सबको पता ही होगा कि शेयर मार्केट में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो अपना सेकंड जो पैराग्राफ जो बनाएंगे वो उसका जो अंत करेंगे सेकंड पैराग्राफ का, वो यहाँ पर करेंगे। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के लिए ये देखिए, ये सोने की कीमतों में भारी उछाल। ठीक है, तो ये आप हेडिंग डाल के यहाँ पर अपना सेकंड पैराग्राफ ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। देखिए थर्ड पैराग्राफ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन कि विविध प्रयोग क्षेत्र बताने हैं हमें कि किन किन में होता है। अब हमने जो है सेकंड पैराग्राफ में बता तो दिया है कुछ शब्दों को दे के, इन शब्दों को भी आप जो है अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इनको जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ऐसे ही आप ब्लैक पेन से अपने पेपर में खुला खुला लिख के उनको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, कि ये शब्द जो है व्यापार के क्षेत्र में, अगर व्यापार का आता है तो व्यापार के क्षेत्र में कर दीजिए, वाणिज्य का आता है तो वाणिज्य में कर दीजिए, बैंक का आता है तो बैंक में कर दीजिए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों में एक ही चीज़ होती है, लेन देन ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड पैराग्राफ का अंत कर देंगे। फिर जो थर्ड पैराग्राफ आप जो स्टार्ट करेंगे, आप थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जो आपका जो क्वेश्चन है उसको सीधा सीधा हेडिंग में दे देंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, विविध प्रयोग क्षेत्र। फिर आप थर्ड पैराग्राफ में मोटी मोटी हेडिंग डालेंगे, वाणिज्य के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में जो हिंदी प्रयोग की जाती है वह उसके क्षेत्र इस प्रकार है।
या वे क्षेत्र इस प्रकार हैं जहाँ पर हिंदी प्रयोग की जाती है। क्षेत्र लिखने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र का क्या मतलब है। वाणिज्य जो है, वाणिज्य या व्यापार है, व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, सब्जी जब हम खरीदने जाते हैं वो भी व्यापार है, जब हम सोना चांदी खरीदने जाते हैं वो भी व्यापार हो गया हमारा, वाणिज्य और व्यापार में आ गया। शेयर मार्केट में जाते हैं तो वो भी वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र आ गया। ठीक है, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आ गया। आज की डेट में अगर हम कहें कि फ़ोन से हम पे करते हैं, फ़ोन पे, वो भी आ गया। पेटीएम है, पेटीएम भी नया रूप है वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र का। तो इनको आप अपने पॉइंट्स में लिखिए। तो देखते हैं हम कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, क्या हेडिंग होएगी। ठीक है, तो आप प्रयोग क्षेत्र बताएंगे अपने जो क्वेश्चन है उसी को हेडिंग बनाते हुए कि प्रयोग क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्य, हमें क्षेत्र बताने हैं कि जो हिंदी है वो किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होती है, वो भी वाणिज्य के कॉन्सेप्ट में बताना है हमें। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्र पर हम हिंदी का प्रयोग करते हैं वाणिज्य के क्षेत्र में, यानी जब व्यापार करने जाते हैं, जब हम व्यापार करते हैं अपने देश से और दूसरे देश के बीच में लेन देन होता है, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, वहाँ पर जो है हिंदी का प्रयोग होता है। तो एक क्षेत्र हमारा बन गया ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दूसरा है देश के अंदर ही, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। देखो जो हमारे जो स्टेट हैं, किसी स्टेट में जो है चावल ज़्यादा होता है, किसी स्टेट में मसाले ज़्यादा होते हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट जो है लेन देन होता है, तो वहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग होता है। तो एक क्षेत्र हो गया हमारा राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा हो गया हमारा शेयर मार्केट के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। हेडिंग डालो और उसके एग्जाम्पल लिखो कि जो शेयर मार्केट है या शेयर बाज़ार हैं, वहाँ पर शेयर के जो भाव हैं वो गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, तो उसकी एक अलग शब्दावली बन जाती है और उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आप अपने अखबार को खोल के देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि शेयर बढ़े, शेयर गिरे। ठीक है, जो है टाटा कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ गया है। तो इस तरह से हिंदी का प्रयोग यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए बाजार के क्षेत्र में। ये बाजार है जो दैनिक जीवन के संदर्भ में मैंने लिया है कि दैनिक जीवन की जो हम आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेन देन करना पड़ता है और उसके लिए बाज़ार में जाना पड़ता है, चाहे वो सब्जी हो, ठीक है, या वो कपड़ा हो, ठीक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है, वहाँ पर के क्षेत्र में भी हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उद्योग के क्षेत्र में। देखिए उद्योग जो है हम देखते हैं जब हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं, मान लो हम टूथपेस्ट लेने गए, ठीक है, तो टूथपेस्ट हमारे सामने आज की डेट में बहुत सारी ब्रांड रखे होंगे। ये कोलगेट है जी, ठीक है, और ये आपका क्या है, कोई भी कोलगेट का नाम आप दे सकते हो कि भाई ये इतने ब्रांड हैं ये कोलगेट के। तो ये क्या है, ये उद्योग हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूध लेने जाओ तो आपको अमूल का मिल सकता है, मदर डेयरी का मिल सकता है, पारस का मिल सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग उद्योग हैं। तो इन उद्योग के क्षेत्रों में भी हमें हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस तरह से उद्योग के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सर्राफा बाज़ार। देखिए मैंने ऊपर बताया था कि सर्राफा बाज़ार क्या होता है। सर्राफा बाज़ार होता है जब सोने चांदी या आभूषणों की बात की जाती है तो उसको सर्राफा बाज़ार बोलते हैं। तो जैसे अभी हमने ये देखो, सोने की कीमतों में भारी उछाल। उछाल का क्या मतलब होता है, वैसे तो उछाल का मतलब दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि सर्राफा बाज़ार की अपनी अलग शब्दावली होती है। आप शब्दावली दे करके हेडिंग कि देखिए सर्राफा बाज़ार की शब्दावली देखिए, जैसे ये उछाल, ठीक है, तो उछाल का यहाँ पर मतलब है कि उसकी कीमतें बढ़ गई। ठीक है, गिरावट का मतलब वैसे तो गिरना होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो यही हमारी सर्राफा बाज़ार की शब्दावली अलग से बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब हम बाज़ार की बात करते हैं,
मान लो हम बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्याज लुढ़के। लुढ़के का क्या मतलब है कि उनकी कीमत गिर गई। ठीक है, इस तरह से आप शब्दावली का प्रयोग करते हुए बताइए कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दावली प्रयोग की जाती है और ये सब व्यापार के क्षेत्र हैं। जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं वो सारे वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र हैं और इनमें जो है हिंदी का प्रयोग का आप एक एक दो एग्जाम्पल उठा के दीजिए। ये देखिए आपके सामने 6 पॉइंट हो गए हैं। 7वां, बैंकों में जैसे चेक बुक है, कैश है, खाता नंबर, खाता है, अदा करना, हस्तांतरण करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है, लाभांश है, रोकड़ है, ये आदि हिंदी शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक चित्र हो गया हमारा बैंक। और अगर बैंक में अलग से टिप्पणी आती है तो आप वही इंट्रोडक्शन रखेंगे सारा और बैंक पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग। बैंकों में हिंदी के प्रयोग पर देखो उनको जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। उनको निर्देश होते हैं कि वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग करें। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंकों में हिंदी के प्रयोग पर भी एक नोट बना सकते हैं। बाकी आपका वही रहेगा, आपका परिचय वगैरह। ठीक है बेटा, तो आगे क्या है इसमें? हाँ, आगे हम देख सकते हैं कि इसको आप कहाँ से जोड़ेंगे। देखिए 8वां जो पॉइंट होगा हमारा अंतिम पॉइंट होगा। वैसे आप और पॉइंट भी बना सकते हैं कि भाई आजकल तो जो है वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो हिंदी में भी आ रहे हैं और कुछ हिंदी के भी नए शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, ये भी एक ऐप है जिससे कि वाणिज्य या व्यापार किया जाता है। आजकल क्या है, हम बिजली के बिल, पानी के बिल जो है वो हम फ़ोन पर ही कर देते हैं, फ़ोन से ही कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हिंदी का प्रयोग है। अलग से ऐप आए हुए हैं, फ़ोन में हम देखेंगे कि अलग से ऐप हैं और फ़ोन में भी आ जाता है कि प्राप्त किए गए या अदा किए गए। हम जैसे किसी को पैसा देना चाहते हैं तो अदा किए गए, ठीक है, प्राप्त हुए। ये इस तरह के जो शब्द हैं वो आजकल व्यापार के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से आपके ये 3 से 4 पैराग्राफ में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है बेटा? लास्ट में आपको निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। निष्कर्ष में आप एक समरी टाइप बना देंगे 7 से 8 लाइनों की, ठीक है, कि भाई इस तरह से हमने ऊपर वर्णन से देखा कि जो है आजकल हिंदी का जो प्रयोग है वो अनेक क्षेत्रों में हो रहा है और वाणिज्य के क्षेत्र में तो नए नए प्रयोग सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिख देंगे। बाकी जो मैंने पहली यूनिट्स में बताया था आपको निष्कर्ष, उसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बेटा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने मेरे को कमेंट लिखा था, तान्या ने, उसका ये क्लियर हो गया होगा डाउट कि मैम क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो चाहे बैंक के क्षेत्र में आए, वाणिज्य में आए या व्यापार में आए, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, भूमिका आपको अच्छे से बनानी है 1 पेज की, ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष बनाना है आपको 7-8 लाइनों का, आधे पेज का, और बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग अपनी हेडिंग लिखनी है। ठीक है बेटा, चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब हम कुछ करें। एक और क्वेश्चन था कि विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। तो देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्योंकि ये इसी यूनिट में है कि विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की क्या क्या क्षेत्र हैं या किस तरह से। ये देखो, ये रहा विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। तो इसकी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने बताया आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी है। ठीक है, भूमिका में वही लिखोगे आप यहाँ पर कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, अगर इस यूनिट में से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और उसके बाद जो है आप बताओगे कि इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर जो है सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि आपका आया है कि विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए या जो भी है,
तो आप लिखोगे कि अनेक क्षेत्रों में से हिंदी का प्रयोग विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विधि के क्षेत्र में कुछ अलग शब्दावली होती है। देखिए बेटा, जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सबकी अलग अलग शब्दावली होती है। इसी आधार पर ये अलग अलग क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर अब जब हम विधि की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं या कोर्ट की बात करते हैं या हम न्यायालय की बात करते हैं, देखिए एक न्यायालय भी शब्द है, न्यायालय, ठीक है। तो इसमें क्या है, संस्कृत का शब्द भी आ गया, न्याय जमा आलय, यानी जहाँ पर न्याय हो, ऐसा घर, ऐसा आलय जहाँ पर न्याय किया जाए। तो कुछ शब्द जो है देखिए संस्कृत से भी लिए गए हैं, कुछ अंग्रेजी से भी लिए गए हैं। तो ये आप बताएंगे कि अलग से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बेटा, अभी क्या है यहाँ पर कचहरी, कचहरी जो शब्द है वो उर्दू का है। तो यहाँ पर अनेक जो विदेशी भाषाएं हैं वहाँ से भी शब्द लिए गए हैं जो कि हिंदी में अपना लिए गए हैं, हिंदी में घुल मिल गए हैं। जैसे अगर हम बात करें कोर्ट में, अगर दो लोगों के बीच केस चल रहा है तो बनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राम बनाम श्याम, इट मीन्स क्या कि राम और श्याम के बीच में जो केस चल रहा है वो, बनाम का मतलब और भी है। लेकिन अगर हम कोर्ट में कहें कि राम और श्याम, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है। बनाम शब्द से हमें पता लग जाएगा कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हैं और उसको विचाराधीन है, ठीक है। देखिए उर्दू का हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आ गए। आज़ादी हुई, हम आज़ाद हुए, तो हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा। देखिए विधि शब्दावली अलग से निर्धारित की गई और उसमें जो है अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी पर्याय और कुछ संस्कृत के, अरबी, फारसों के भी लिए गए। देखिए अब विधि की जो भाषा है वह बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, नंबर 1, ठीक है। क्यों, यहाँ पर इसको जो है एक्सप्लोर कर दीजिए, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकालना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले को आशय है। इसलिए विधि के क्षेत्र में होने वाली हिंदी में दूसरा पॉइंट है स्पष्टता, जो भाषा प्रयोग की जाती है उसमें स्पष्टता होती है। तीसरा है एकार्थता, उसमें ऐसा ना हो कि उसके कई मीनिंग निकले। जिस तरह से साहित्य की भाषा में एक शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं, वैसे ही विधि की भाषा में, कानून की भाषा में, कचहरी की भाषा में, न्यायालय की भाषा में एकार्थता होनी चाहिए, यानी उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए। नंबर 4 है हमारा संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। ये देख लो, पर्यायवाची रखने की छूट विधि की भाषा में नहीं होती। 5वां पॉइंट इन्हीं को एक्सप्लोर कर देना बेटा। उदाहरण के लिए देखिए फिर आगे जो है उदाहरण दिए गए हैं। आप ये उदाहरण जो है बीच बीच में भी लिख सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं, हेडिंग देते हुए कि विधि के क्षेत्र में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है हिंदी की वह अलग होती है, जैसे खंड, उपखंड, ठीक है, अनुसूची, अनुच्छेद, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ शब्दों का हवाला यहाँ पर आप दे दोगे। देखिए ये है ना पैरा 3 में आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग दिया गया है। ये वस्तुतः विधि की तकनीकी शब्दावली है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि विधि की तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। विधि की तकनीकी शब्दावली का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, और क्या बन सकता है हमारा पॉइंट, देखते हैं। शब्दावली के अतिरिक्त वाक्य रचना पर भी क्या है,
वाक्य रचना सतर्क होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है हमारा, हिंदी रूपांतरण भी होता है साथ साथ। अगर कोई ये चाहता है कि मेरे को इसका हिंदी रूपांतरण मिले तो हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध कराया जाता है। कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी अंग्रेजी वाक्य या अंग्रेजी शब्द निहितार्थ को पूर्णतः जो का तो प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी वाक्य की। तो ये हो गया। ठीक है, यानी वही भाव निकलना चाहिए जो कि फैसला हुआ है, या जो उस फैसले को या जो उस बात को पूरी तरह कहने में समर्थ हो। तो इस तरह से आपके 9 से बेटा 10 पॉइंट आपके विधि के क्षेत्र में हिंदी के बन जाएंगे। लास्ट में आपको जो निष्कर्ष बताया था मैंने उसमें दूसरे क्वेश्चन में, वहाँ पर सब में विधि कर दोगे आप कि आजकल विधि के क्षेत्र में ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी नए नए रूल आए हैं, एक आया है PLI। ठीक है, तो इसका कोई हिंदी रूपांतर नहीं है, इसी को PLI लिख देते हैं। ठीक है, RTI का भी कोई हिंदी नहीं है। ठीक है, RTI जो संक्षिप्त रूप है उसको हिंदी में भी RTI लिख देते हैं। तो कुछ स्थानों पर अंग्रेजी को एज इट इज़ ग्रहण करके उसी को देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। तो ये आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंट से जोड़ो उसको और वहाँ पर ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये यूनिट आपकी कवर हो गई है।